हमें इसको प्रॉफिटेबल वेंचर बनाने के लिए 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, जिसमें पहला काम है बैक्टीरिया मतलब मिट्टी की ताकत को बढ़ाना, बैक्टीरिया की संख्या और उनकी जो है ताकत को इन्हांस करना। ये पहला काम है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये चीज़ चाहिए। दूसरी चीज़ चाहिए हमको कि कोई तकनीक हो, कोई तरीका हो, है ना, या टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं, तकनीक कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, तीनों एक ही चीज़ है ना, या ढंग भी कह सकते हैं कि भाई किस ढंग से काम कर रहे हो, ठीक है, क्या तरीका है, क्या ढंग है ना, ये चीज़। तीसरी चीज़ है कि हम जो भी काम करें उसको पूरा कंप्लीट शेप दें, है ना। अगर हम दाल उगा रहे हैं तो उसको दाल बना के छोड़ें सीधा, ठीक है। अगर हम ठीक है टमाटर उगा रहे हैं तो ठीक है, टमाटर भी बेचें, सुखा के भी बेचें, केचप भी बना डालें, ठीक है। मतलब जो भी काम, मतलब कोई भी एक फसल पे काम करें ना, बाय प्रोडक्ट बना लो। हाँ, उसके अंतिम रूप तक पहुंचो, मतलब वो समाज में उसे कैसे पसंद किया जाता है उस तक लेके जाओ। जैसे अब सहजन है, ड्रमस्टिक, फलियां भी बिकती हैं, ठीक है, जितना फली का रेट मिलता है फली बेचो। फिर पत्तियां भी बिकती हैं तो पत्तियां भी बेचो। पाउडर भी बिकता है, पाउडर भी बना के बेच दो। फिर उसके बाद उसकी टैबलेट बनती है, टैबलेट भी बना दो। सामने वाला जिस रूप में उसको लेना पसंद कर रहा है, आपको उस रूप में वहां तक उसको लेके जाना। बस एक लाइन टैग लाइन बना लो अपनी, खेती घाटे का सौदा कभी नहीं हो सकती। तीनों चीजें अगर हमने ठोस तरीके से इम्प्लीमेंट पे लेके आए तो। और इस काम को एक किराने की दुकान की नजर से देखो, हाँ, मतलब किराने की दुकान समझो इसको। और किराने की दुकान का मतलब ये होता है कि किराने की दुकान पे आप सभी कभी ना कभी गए होंगे। हम लोग जाते हैं, क्या ऐसा होता है कि केवल वहां पे शक्कर मिलती है? नहीं, वहां पे सुई भी मिल जाती है, माचिस की तीली भी मिल जाती है, कंघी भी मिल जाती है, ऑयल भी मिल जाता है, फ्राई करने वाला ऑयल भी मिलता है, लगाने वाला भी मिलता है, क्रीम भी मिल जाती है, और तमाम सारी चीज़ें मिल जाती हैं, है कि नहीं है? तो हम एक दुकान पे खड़े होते हैं और हमको सारा जो मटेरियल है जो हमें चाहिए ज़रूरत की चीज़ों में, वो हमें सब मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम माचिस की तीली बेच के 10 आना कमा रहे हैं, तो हम शक्कर बेच के 1 रुपए कमा रहे हैं। हम केवल माचिस की तीली के प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अगर माचिस की तीली का आज एक भी ग्राहक नहीं आया तो ठीक है, शक्कर वाले आए थे, सुई वाले आए थे, अनाज लेने वाले आए थे, चाय पत्ती लेने वाले आए थे, दूध पाउडर लेने वाले आए थे, ये सब आए, तो माचिस की तीली में अगर हमें कोई फायदा नहीं हुआ तो बाकी चीजों ने हमें सपोर्ट कर दिया। रिस्क को कम कर दिया। हाँ, सो कुल मिला के ओवरऑल वेंचर ने तो आपको प्रॉफिट दिया ना, है कि नहीं है? सो एग्रीकल्चर भी एक ऐसा ही वेंचर है, देखो। और इसको हमें ऐसा क्यों बनाना, या हम इसको कैसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर आप किसी एक भी फसल को लेकर काम करते हो ना, तो ये भी लिख के ले जाओ कि ये घाटे का सौदा है, फिर हम इसे प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते, ठीक है। हमारे मूल में क्या है, इसको प्रॉफिटेबल बनाना, मेन मकसद वो है। और ये कैसे बनेगा? ये कोई फैक्ट्री तो है नहीं है, ना कोई जादू है ना, कि भाई ठीक है ये जादू लगा दो या ये रॉ मटेरियल डाल दो, सो ये प्रोडक्टिविटी आ जाएगी और ऐसे हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मिट्टी नेचर के हिसाब से काम करती है, जैसे आपकी ग्रोथ नेचर के हिसाब से काम करती है। ऐसे नहीं है कि आपके बच्चे अभी जन्म लिए और आप सोचें कि फटाक से वो 18 साल के हो जाए या 20 साल के हो जाए। एक बहुत लंबा समय लगता है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस होती है, हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं होता है सही है कि नहीं? तो ऐसे ही जो है ना खेती का काम है। खेती में मिट्टी में जितनी सामर्थ्य या ताकत है, वो उतनी ही सामर्थ्य और ताकत से अपने पौधे को जन्म देगी और उसमें फूल और फल लेके आएगी। आपके चाहने, अधिक चाहने से या कम चाहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुई ना बात? तो कुल मिला के इसको हम फैक्ट्री मान नहीं सकते। तो फिर हम कैसे बनाए इसको प्रॉफिटेबल? जब हम कोई चीज एक्स्ट्रा डाल के और एक्स्ट्रा नहीं निकाल पा रहे तो प्रॉफिट कैसे बनेगा? तो प्रॉफिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगी, कॉस्ट कटिंग, है ना। और कॉस्ट कटिंग ये सब उसी के अंदर आ जाएगा, किसके अंदर? जब हम बात करते हैं क्या नाम से, मिट्टी के अंदर जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने की बात और उनको ताकतवर बनाने की बात, फिर हम बात करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात, उसी टेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, है ना। कि हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, दवाई के पैसे बचाएंगे, खाद के पैसे बचाएंगे, बीजों के पैसे बचाएंगे, है ना, अदर इक्विपमेंट के पैसे बचाएंगे, कम से कम संसाधनों में करेंगे, हर एक संसाधन का विकल्प ढूंढेंगे। ये सारे काम टेक्नोलॉजी में आ जाएंगे आपके,
ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है बात वैल्यू एडिशन की, मतलब काम को कंप्लीट करने की बात। तो ठीक है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे छोटी छोटी प्रोसेसिंग से हम अपने उत्पाद का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आगे समझाएंगे। कुल मिला के ये 3 काम ट्रैक पे लगाने से ये एग्रीकल्चर का वेंचर पूरा प्रॉफिटेबल बन जाएगा। सेकंड थिंग हमने आपको बताया था कि ये एक किराने की दुकान है, और किराने की दुकान में आपको क्या करना है, हर एक तरह की चीज़ों पर काम करना है ना। हम मल्टी क्रॉपिंग भी करेंगे, हम मल्टी लेयर भी करेंगे, हम गौपालन भी करेंगे, हम खाद भी बनाएंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। जब ये सारी चीज़ों का सेटअप हमारे फार्म पे होगा तो ओवरऑल वेंचर आपका प्रॉफिट में निकल के आएगा सामने। ठीक है। सो इसलिए इसको हमने किराने की दुकान कहा, और इसमें आपको सभी तरह के कामों को अपना जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। जैसे खाद बनाने का काम है, दवाई बनाने का काम है, बीज संरक्षण का काम है, या फिर जो है ना आपका मधुमक्खी पालन का काम है, या फिर जो है ना आपकी बायोडाइवर्सिटी का काम है, उद्यान का काम है, या फिर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, या प्रोसेसिंग में जो है ना किसी भी चीज़ का डिहाइड्रेशन करने का काम हो, कुछ भी हो, वैल्यू एडिशन, सारे कामों को करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएगा। और अभी हम वर्तमान में ऐसे ही कर रहे हैं, इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसी मॉडल पे सबको काम करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई चारा और कोई विकल्प नहीं है। हाँ जी, नमस्ते। इसका कोई चारा और इसका कोई विकल्प नहीं है। तो ओवरऑल हमारा कहना यह है कि इसको अगर हमें प्रॉफिट में ले जाना है तो तीनों विकल्पों पर हमें काम करना पड़ेगा, और सभी तरह की एक्टिविटीज़ को हमें अपने फार्म पे सेटअप करना पड़ेगी। और इसमें एक बड़ा चीज़ होता है वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, जो अभी इसका पार्ट है, किराने की दुकान का ये पार्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। हम फसलों के अवशेष से क्या कर सकते हैं, अभी तक तो हम कुछ नहीं करते थे, है ना। अभी हम क्या करते थे, फसल का अवशेष जो आया, ठीक है, हम उसे या तो जला देते थे या तो उसे कचरे में पटक देते थे, है ना। अभी हम फसल के अवशेष से कैसे पैसे बना सकते हैं, वो भी हमें समझना है। ठीक है। तो जब हम ये सारी चीज़ों को अपने उसमें लेके आएंगे कि भाई ये एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये प्रॉफिट में निकल के आएगा। ठीक है। तो ये सारे 6-7 दिनों में हम लोग जो है ना ये पूरा एक एक चीज़ को टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे। इसलिए मैंने कहा किराने की दुकान, तो किराने की दुकान में एक प्रोडक्ट को पहले समझेंगे, फिर दूसरे को समझेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पाँचवें को, ऐसे करके हमें एक एक टॉपिक को समझना है। एक एक टॉपिक को जब हम समझेंगे तो हमारा पूरा जो है 7 दिन में एक पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, एक ढांचा समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें इस ढांचे पे अब काम करना है। ठीक है कि नहीं। सो कुल मिला के ओवरऑल हम एक टॉपिक की बात करेंगे, और एक टॉपिक में हम पहले उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर उसके बाद हम आपको उसकी जो क्या नाम से क्वेश्चन आंसर हैं, या जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, या जो आपको बेहतर लगी, या उसमें क्या आपकी सोच बनी, वो सारी चीज़ें भी हम आपसे क्वेश्चन आंसर करके और आपसे पूछेंगे। तो हम लोग एक एक टॉपिक को एकदम फिट फिट करते चले जाएंगे। ठीक है। एक दूसरे टॉपिक को मिक्स नहीं करेंगे, मेरा ये कहना है, मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स में क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे तो सारा सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और जो सुबह में समझ में नहीं आई हो जो बात, सुबह वाले सत्र में सुबह हमने केवल बेसिक्स पे बात करी है ना, प्राथमिकता पे बात करी है कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। ठीक है। अब कैसे करना चाहिए वो एक एक करके बताएंगे आपको, है ना। क्लियर हो गया, गुड, बढ़िया। और सभी को हाँ नहीं, प्रातः वाले सत्र में कुछ लोगों को आशंकाएं थी। हम्म, स्वाभाविक है, मन में आशंकाएं होती हैं, या हाँ, फिर हमें कुछ, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। समय की बात है ना, समय के अनुसार प्रश्न और उत्तर। कोई अधूरा प्रश्न रह गया है किसी का? हम्म, हम्म, तो वैसे जो बैक्टीरिया की जी, जब बात करते हैं प्रैक्टिस मतलब बिकॉज आपका इतना साल का एक्सपीरियंस है, हम्म, इधर जो काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया मिले, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम, अगर हम पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम हम किसी को रिस्क पुश नहीं कर सकते। नेचुरली अगर कोई बंदा बीमार है उसको हील होने में टाइम लगता है, राइट, धरती को टाइम लगता है, परफेक्ट। तो मिनिमम टाइम कम से कम हम लेके चल सकते हैं। कितना टाइम लगेगा कि हम लोग एक उस लेवल पे आ सकते हैं कि जिससे हमारे को प्रोडक्शन पे बेनिफिट मिले? लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त तो देना पड़ेगा, है ना। और हम लोग कोशिश शुरू से ही कर लें, पहले से ही कर लें, मतलब जो है ना स्टार्टिंग से ही अगर हम बेस बनाने पे काम कर लें तो हम लोग ऐसा नहीं है कि पहले साल भी आपको नुकसान हो सकता है या ज़्यादा नुकसान होगा।
अगर हम अल्टरनेट विकल्प पे काम करेंगे तो कम नुकसान होगा, है ना। अभी हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, अभी मैंने अध्ययन किया, पूरे देश में घूमते रहते हैं, लोगों के बीच में जाने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है, फील्ड पे जाते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो लोग क्या करते हैं, लोगों ने सोच लिया कि 3 साल के पहले ये नहीं होगा। अगर ऐसा आप सोच लोगे तो वो 30 साल में भी नहीं होगा, ठीक है। हमें मिट्टी को समझना पड़ेगा, और मिट्टी ये कह रही है कि हम कमजोर हैं, आप हमें ताकतवर बनाओ। तो अब आप ताकतवर बनाने पे तो काम ही नहीं करते हो, ये दिमाग में सोच लेते हो कि वो 3 साल में होगा, और ताकतवर बनाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे, तो वो तो 30 साल में भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। rephrase my question. I mean to say कि हम्म। क्या हम एक ही बारी रोज के रोज क्या हम सेलुलोज धरती को हम दे सकते हैं, ताकि वो जो 1.5 साल का टाइम है, 3 साल का टाइम है, वो घट के 1.5 भी नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ऐसा हो सकता है, उसमें बीच का रास्ता निकलेगा। एक्चुअली आपकी बात का 50% और हमारी बात का 50% जोड़ के अलग बात बनाते हैं। हमारी बात का मतलब ये है कि इतनी स्पीड से तो नहीं होगा, और आपकी बात का मतलब ये है कि हो जाएगा पर उतनी स्पीड से नहीं होगा, और दोनों को मिला दें तो बीच का रास्ता ये कहता है कि जो काम 3 साल में होगा वो 1 साल में हो जाएगा। ये है मतलब, है ना। तो कर सकते हैं हम लोग, पर थोड़ा तो वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा तो रिकवरी देनी ही पड़ेगी। खत्म हो गया तो उन्हें ग्रो करने में टाइम तो लगेगा। हाँ, टाइम तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है ठीक है, एक ऑप्टिमम जो होगा वो आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक ठाक है, हमें कोई नुकसान नहीं है। फिर इंक्रीजिंग की जो बात है वो फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। लेकिन आपके दिमाग में जो अभी एक माइंड सेट है ना कि इतना तो होना चाहिए, वो आपका पहले साल से ही होगा, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। उतना तो हम उनको बढ़ा लेंगे, या उतना उनको ताकतवर बना लेंगे कि हमारा उतना तो पहले ही साल में मिल जाए जितना अभी हमें मिल रहा है पहले से। ये बात है, ठीक है। आपके इस प्रश्न को मैं और मोटे तौर पे उत्तर दे दूं? नहीं, हो गया मुझे लगता है ना। हाँ, हो गया, हो गया। हाँ जी, और कोई सवाल तो नहीं ना, तो हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। हाँ प्लीज। सर अभी सर इसका आंसर अभी नहीं चाहिए सर। हाँ। 7 दिनों के सर बीच में चाहिए सर। सर क्वेश्चन सर हम ये चाहते हैं सर कि जो 1 एकड़ का मॉडल है सर हमारा, सर इनपुट हमें सर एक्चुअल पता चल जाए ऑन पेपर हाँ। कि इनपुट कितना लगेगा, हाँ। और आउटपुट एक मतलब मोटा मोटा आइडिया। तो एक सर हम मतलब हमारा मतलब एक मतलब प्रोजेक्ट बन जाए हुआ है कि हमारा इनपुट अगर इतना लगता है तो आउटपुट इतना होगा। हर एक फसल का, हर एक क्रॉप का, और सॉरी क्रॉप फसल एक ही है, हर एक क्रॉप का और हर एक मॉडल का हाँ अलग अलग वो है, आउटपुट और इनपुट दोनों। हाँ, है ना। अलग अलग उसकी कॉस्टिंग है, अलग अलग उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। सो बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान के चलो आपने ओपन में काम किए, तो ओपन में किस मॉडल पे काम कर रहे हैं आप, मोनोकल्चर पे काम कर रहे हैं, इंटर कल्चर पे काम कर रहे हैं, मिक्स कल्चर पे काम कर रहे हैं, या लेयर कल्चर पे काम कर रहे हैं। तो अगर लेयर कल्चर का काम करेंगे तो इसका अपना आउटपुट और इनपुट है ना। ओपन में अगर, और फिर इनमें फसलें भी आ जाती हैं, ये तो मॉडल की बात हो गई। मॉडल पे भी कॉस्टिंग का इनपुट आउटपुट लगेगा, और फिर उसके अंदर फसलों के कॉम्बिनेशन पर पे भी इनपुट आउटपुट की कॉस्टिंग निर्भर होगी, ठीक है। अब हम चले जाते हैं ओपन में, तो इंटरक्रॉपिंग में जो फसल के मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो इंटरक्रॉपिंग के मॉडल की अपनी इनपुट कॉस्ट है और अपनी आउटपुट कॉस्ट है, आउटपुट रिटर्न है। लेकिन अगर उसमें भी आप फसलें बदलते हैं तो उनकी अपनी कॉस्टिंग और आउटपुट निकल के आ जाएगा, है कि नहीं है। तो फसलें और मॉडल के आधार पर इनपुट और आउटपुट डिपेंड करेगा। सो वो हम आपको दे देंगे सब लिटरेचर के रूप में, पीडीएफ के रूप में दे देंगे, ठीक है। किसका क्या इनपुट है, किसका क्या आउटपुट है। अभी हम लोग जो है ना, अभी जो पहला सत्र था हमारा, जिसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। सो अब हम अभी टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, ठीक, कि कौन कौन से तरीके और ढंग हो सकते हैं जिससे हम मिट्टी से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी ले लें, या मिट्टी के अंदर काम कर रहे जीवाणुओं से या वर्कर से ज़्यादा काम निकाल लें, ठीक है। सो जो मिट्टी के अंदर जो जीवाणुओं को बढ़ाने की, उनकी ताकत को मल्टीप्लाई करने की, उनको मल्टीप्लाई करने की जो बात है वो भी हम करेंगे, पर वो सेपरेट सेशन होगा, करेक्ट। वो सॉइल हेल्थ की जब बात होगी ना, उसमें ये कवर होगा ये टॉपिक, कि हम मिट्टी के अंदर जीवाणुओं की संख्या और उनको ताकतवर कैसे बनाएं ताकि हम उनसे ज़्यादा काम ले सकें, और कौन सी मिट्टी में किस तरह के जीवाणु ज़्यादा होते हैं, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा पैदा होती है। ये भी सॉइल हेल्थ प्लस क्रॉप सिलेक्शन
के टॉपिक में बात आएगी। कुल मिला के मेरा कहना ये है, सुबह जो 3 हमने विषय लिए थे उनमें से एक को अभी यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, दूसरे को पकड़ रहे हैं। दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में तरीके, उसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं? फसलों को उगाने के कुल पूरे वर्ल्ड में 5 तरीके हैं अभी, ठीक है। पहला तो मोनोकल्चर है, मोनोक्रॉपिंग पैटर्न है ना, जिसमें हिंदुस्तान 98% बल्कि 99% काम करते हैं फार्मर्स। कहीं धान उग रही तो धान ही धान उग रही, कहीं गन्ना उग रहा तो गन्ने ही गन्ना उग रहा, तो कहीं मक्का उग रही तो मक्का ही मक्का उग रही, तो कहीं है ना गेहूं हो रहा तो गेहूं हो रहा। ये कहलाता मोनोकल्चर, मतलब एकल फसल प्रणाली, एक ही पद्धति पे काम करना, उसमें कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं है। एक पैटर्न जो सेट है पहले से माइंड में और हमारी पूरी कंप्लीट व्यवस्था में, वो करना, बस बात खत्म हो गई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इससे उतना ज़्यादा आपको मुनाफा नहीं मिल पाएगा। दूसरे नंबर की बात है टेक्नोलॉजी में इंटरक्रॉपिंग कल्चर, मतलब अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली या अंतर्वर्तीय फसल पद्धति, ठीक है। इस पद्धति का मतलब ये है, एक फसल के साथ में दूसरी फसल को अंतर्वर्तीय मतलब इंटर करके बोना, है ना। एक फसल बोई है एक रो में, और उसी के बाजू में हमने दूसरी फसल को इंटर कर दिया, उसके बाजू में फिर वही फसल बो दी। इसको बोलेंगे इंटरक्रॉपिंग, अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली। इसके अपने फ़ायदे हैं, इसकी अपनी कॉस्टिंग है, इसके अपने इनपुट्स हैं, और ये प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा के समझाऊंगा, राइट। फिर तीसरा होता है मिक्स क्रॉपिंग या मिश्रित पद्धति। मिश्रित पद्धति में क्या होता है, एक फसलों के बीजों को दूसरी फसल के बीजों के साथ में हम मिश्रित कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और फिर उनको बोते हैं। तो उस पद्धति को हम बोलते हैं मिश्रित फसल प्रणाली, ठीक है। इसके अपने फायदे हैं, इसके अपने इनपुट और आउटपुट हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है मल्टी क्रॉपिंग या बहु फसल प्रणाली, हिंदी में बोलेंगे इसको मल्टी क्रॉपिंग, ठीक है। इसके अपने फ़ायदे हैं और अपना इनपुट है और अपना आउटपुट है, ठीक है। अब इनमें ये क्या नई चीज़ है जो आपने की है? नहीं, ये बिल्कुल नई चीज़ नहीं है जो हमने की है, पर हमने इसको अलग तरीके से किया है, ठीक है। अब अलग तरीका हमारा क्या है वो हम फील्ड पे जाके आपको समझाएंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इंटरक्रॉपिंग में ये तरीका अपनाने से हम प्रोडक्टिविटी को 15% बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अब आती है फिर उसके बाद सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड चीज़, मल्टी लेयर, है ना। और मल्टी लेयर की मीनिंग ये है कि एक के ऊपर एक फसल को उगाना, एक के ऊपर एक फसल को उगाना, ठीक है। और इसके अपने ढेर सारे फायदे हैं, और इसके इनपुट कॉस्ट अगर हम बाहर के ओपन मॉडल से देखें तो लगभग अगर ओवरऑल हम कॉस्टिंग की बात करेंगे तो काफ़ी कम है, और आउटपुट की बात करेंगे तो 8 से 10 गुना तक है इसका आउटपुट, ठीक है। अगर किसी मॉडल में 2 गुना 1.5 गुना आउटपुट हो रहा तो इसमें 10 गुना आउटपुट हो जाता है, क्योंकि फसलें 4 होती हैं और नुकसान 4 गुना हम बचा लेते हैं, कॉस्टिंग में हम 4 गुना बच जाते हैं। सो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो यही 8-10 गुना हो जाती हैं, तो और 4 गुना उत्पादन हो रहा, तो वो 15-16 गुना ही पे बात पहुंच रही है। तो कुल मिला के हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो 8 से 10 गुने तक का हम इसमें अपना आउटपुट बना सकते हैं नॉर्मल अलग मॉडल से। तो ये डिफरेंट चीज़ है। तो ये तरह के 5 तरह के मॉडल होते हैं जिन पे हमारे पूरे वर्ल्ड में फार्मिंग होती है, और इनको लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं, अलग अलग नामों से भी बोलते हैं। कई जगह पे इसको वर्टिकल फार्मिंग भी बोलते हैं, हम इसको मल्टी लेयर बोलते हैं, ठीक है। हम अपने तरीके से काम करते हैं, वो लोग अपने तरीके से काम करते हैं, तो अलग अलग नाम हो सकते हैं और अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी का कुछ तरीका हो सकता है, किसी का कुछ तरीका हो सकता है। कोई बहुत सारे विद्वान लोग जो है ना मल्टी क्रॉपिंग को मल्टी लेयर बोलते हैं, तो ठीक है भाई, उनका मल्टी क्रॉपिंग का तरीका ही मल्टी लेयर कहलाता है, ठीक है, वो उनका तरीका है। तो ऐसे करके हर एक व्यक्ति का फिर उस शब्द के ऊपर अपने अपने तरीके होते हैं। तो हमारा क्या तरीका है वो तरीका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा के समझाता हूँ। सो ओवरऑल अभी हम क्या करने वाले हैं, तकनीक पे बात कर रहे हैं, और तकनीक पे हम अलग अलग तकनीकों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम मल्टी लेयर को समझने की कोशिश करते हैं ब्रीफ में, इसका हम आपको प्रैक्टिकल भी कराने वाले हैं, ठीक है। A to Z कैसे इसको बनाया जाता है, क्या करना होता है, मैदान खेत से मॉडल में कैसे कन्वर्ट करना, वो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। पहले हम ब्रीफ में समझते हैं कि ये है क्या चीज़, फिर उसके बाद हम इंटर कल्चर समझेंगे ब्रीफ में प्रैक्टिकल देख के, मिक्स कल्चर समझेंगे, मल्टी क्रॉपिंग कल्चर भी समझेंगे, ठीक है।
तो तीनों कल्चर हम पहले प्रैक्टिकली समझ लेते हैं एंड उसके बाद फिर हम इस टेक्निक के बारे में प्रैक्टिकल पे जाएंगे। और जब इसका प्रैक्टिकल हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम जाएंगे पहले टॉपिक पे, अपने बैक्टीरिया को बढ़ाने के बारे में बात करने के लिए, सॉइल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए, और हमें सभी तरह के रासायनिकों के विकल्प को देने के लिए। ये सारे टॉपिक उसी में आ जाएंगे, खाद बनाना, बीज तैयार करना, दवाई तैयार करना, ये वो सब है ना। और फिर उसके बाद लास्ट का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा काम को कंप्लीट करना। तो हम आपको बताएंगे कि अगर लौकी हमारी 2 किलो ज़्यादा हो जाती तो हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। अगर हमारा अदरक 100 किलो ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, उसको 20 रुपये में बिकने ना देने से हम उसको कैसे 1800 और 2000 रुपये किलो का माल बना देते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, वो आखिरी के दिन। तो पहले टेक्निक पे बात करते हैं, चलिए आइए। एक प्रश्न का उत्तर मैं अभी दे दूं। दरअसल हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, ध्यान नहीं रहता है। एक भाई का प्रश्न था कि पर एकड़ आउटपुट क्या है। आकाश जी ने सुबह बताया था पर एकड़ वो 4 से 5 लाख कमा रहे हैं। तो इनपुट रहेगा ये बता देंगे आपको। सुबह मेरा ख्याल है अगर आप लोगों ने याद किया हो। हाँ जी, तो भूल जाते कौन लेके जा रहा, नाम लिख कर छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे, बस चाय अच्छी। आप लोग इस रूम में आ जाओ ऐसे। बेसिक क्वेश्चन हमें आइडिया नहीं, 1 एकड़ एक्चुअली होता है कितना? 44,000 नहीं, ये सॉरी 44,000 स्क्वायर। ये जो एरिया ये अपना वहाँ से स्टार्ट है जी, और पूरा आखिरी तक 1 एकड़ है। ये जो ग्रीन, जहाँ पूरा ग्रीन एकड़, ग्रीन हाँ, जो नेट है, हाँ हाँ, ये 1 एकड़। ठीक। आप लोग इस रूम में आ जाइए, इस रूम में। और खा सकते हो आप आप, इधर आ जाओ। आगे भी ज़्यादा लोग नहीं है ना, हिंदी में समझ पा देंगे। क्या चीज? हाँ, नहीं, आपको उस रूम में जाना है। ऐसे घेरा बनाना है, समझ रहे हैं, ताकि हम आपको दिखा पाएं। देखो, हम लोग अभी यहाँ पे मल्टी लेयर तकनीक को समझने जा रहे हैं। इसका हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे कि कैसे इसको हमें बनाना पड़ता है, कौन सी क्रॉप कहाँ लगानी पड़ती है, कैसे मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, कैसे मिट्टी को रोटेट करना पड़ता है, क्या बैक साइड होती है, क्या होता है, ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। पर हम आपको यहाँ पे ब्रीफ अभी 15 मिनट में समझा देते हैं कि मल्टी लेयर एक्चुअली है क्या। मल्टी लेयर को अगर हिंदी में और शुद्ध भाषा में आप समझो तो जैसे शहरों में कम जगह होने पे लोगों ने ज़्यादा लोगों को रहने की जगह फ्लैट बना के कम जगह में कर ली, वैसे ही हमने हमारी कम जगह होने पे ज़्यादा फसलें उगाने की हमने व्यवस्था कर ली। इसको मल्टी लेयर कहते हैं। ठीक है, एक साथ एक ही खेत में 100 तरह की फसलें लगाना मल्टी लेयर नहीं है। आप समझ रहे ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 100 फसलें लगाना मल्टी लेयर नहीं है। ऐसे लोग पहले से समझते हैं कि मल्टी लेयर ये है, पर मल्टी लेयर ये नहीं है। मल्टी लेयर का मतलब है एक के ऊपर एक, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं वैसे ही हम एक के ऊपर एक फसल उगाते हैं। जगह वही होती है पर उसी के ऊपर दूसरी फसल होती है, उसी के ऊपर दूसरी होती है और उसी के ऊपर और दूसरी होती है। अब इसको बनाने के लिए
दो काम करने होते हैं। पहला तो ये कि इसके लिए भाई आप जब एक के ऊपर एक उगाओगे, इसका मतलब ये है कि अगर आप दो लोगों को रहने की व्यवस्था बना रहे तो एक के ऊपर एक फ्लैट बनाना पड़ेगा ना। बिना फ्लैट बनाए आप एक के ऊपर एक को कैसे रख सकते हैं, हवा में थोड़ी लटकाओगे, राइट। तो फ्लैट बनाना पड़ेगा। तो कुल मिला के इसमें फ्लैट की जगह हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, ठीक है, एक ढांचा बनाते हैं। और ये ढांचा इसलिए भी नहीं बनाते हैं केवल कि केवल हमें फसल को एक फ्लोर अलाट करना है, हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि फसलों के लिए एक अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। जैसे आज हमको ठंड लग रही है तो हम क्या कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, है ना, मतलब गर्म कपड़े पहन रहे हैं, राइट। हाँ ठंड लग रही है तो गर्म कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो मौसम के अनुरूप हम अपने आप की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ जरा कि ठंड लगती है तो क्या इन पौधों के लिए हम कुछ सोचते हैं या कुछ करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, मौसम के बदलाव का जब हमारे जीवन पर या हमारी बॉडी पर फर्क पड़ता है तो इन पौधों पर भी फर्क पड़ता होगा। तो इन पौधों के लिए हम कुछ करते नहीं है, तो हमने ये किया है, ये एक अनुकूल ढांचा तैयार किया, एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। इस अनुकूल वातावरण में क्या होता है, आधी धूप आधी छाया फिल्टर होके आती है, तेज गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, तेज ठंड में ठंड नहीं लगती है, और तेज ओले पड़ने पे ओले का प्रभाव नहीं पड़ता, निष्प्रभाव हो जाता है ओले का प्रभाव। क्लियर? तो इसके कारण हमारी फसल बहुत अच्छे से गुणवत्ता युक्त तरीके से ग्रो करती है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पहले 5x6 की सेटिंग पर हम बेम्बू लगाते हैं, इस पे पूरा एक जाला बनाते हैं, चारों तरफ स्टे देते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, और फिर उसके बाद ये 16 गेज का वायर लगाते हैं, फिर 20 गेज का वायर इसके क्रॉस में बुनते हैं, ये एक जाला बन जाता है 6.5 फीट की हाइट पे। और इस जाले के ऊपर हम ये पतली पतली घास डालते हैं जो खरपतवार के रूप में हमारे खेतों के आसपास या मेड़ों पर खूब उगती है, उसको हम काट के और जाला के रूप में पतला पतला फैला देते हैं। सो इससे क्या होता है, बेसिकली आधी धूप और आधी छाया का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। न तेज धूप पड़ती है, न तेज छाया पड़ती है, न तेज लपट पड़ती है, न तेज ठंडी पड़ती है, ठीक है। और इसके कारण आप बेमौसम फसलों को उगा सकते हैं, जो फसल जिस मौसम में नहीं उगती है वो भी उस मौसम में उगा सकते हैं, ये इसका फायदा हो जाता है। अब इस फायदे के साथ साथ में और क्या फायदे हैं? नंबर 1, 3.5 फीट का जो बेड बनाते हैं तो सबसे पहले नंबर जमीन के अंदर कंद वाली फसल को रोपित करते हैं। जैसे मान के चलो ये हमने फसल लगाई, इस फसल के नीचे हमने अभी अदरक डाल दिया, हल्दी डाल दी, कचूर डाल दिया, अरबी डाल दिया, कोई भी कंद वाली रूट क्रॉप, वो हमने जमीन के अंदर डाल दी। जमीन के अंदर डालने के बाद ये सरफेस पर हमने लीफी वेजिटेबल्स को बो दिया, पत्ती वाली सब्जी को, ठीक है। और ये पत्ती वाली सब्जी में लाल भाजी हो सकती है, चौलाई हो सकती है, राजगिर हो सकती है, बथुआ साग हो सकती है, मतलब है ना, इस धनिया हो सकती है, मेथी हो सकती है, इस तरह की साग हो सकती है। और इसको बोने से 3 बड़े फायदे मिल जाते हैं। पहला फायदा ये कि ये पत्तियां से पत्तियां आपस में सट जाती हैं, तो कोई भी वीड्स को निकलने के लिए स्पेस नहीं छोड़ पाती। और ये हमारे इंसान के दिमाग के जैसे काम करता है। अगर आप अपने दिमाग को 15-20 मिनट के लिए खाली छोड़ दीजिए, या 1-2 दिन के लिए खाली छोड़ दीजिए, कोई काम नहीं है साहब आज 2-3 दिन तक, तो क्या होगा, दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे उलट पुलट विचार आएंगे, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसे होता है कि नहीं होता? और हम ऐसा कर भी देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वैसे खाली मिट्टी खरपतवार का घर होता है। आपने सुबह एक आइडियोलॉजी समझी थी कि आप बीज डालो या ना डालो, मिट्टी इंतजार नहीं करेगी आपके बीज का, वो तो उसके पास जो है जो होगा वो उगा देगी। तो आपने इसके सरफेस पर अगर कुछ नहीं डाला तो मिट्टी के पास जो सीड्स होंगे वो उगा देंगी, तो वो खरपतवार के रूप में। अब अदरक को आने तो भाई 2.5-3 महीने लगेंगे उसको ऊपर आने में, तब तक उस पर घास उगाएगी। अब घास को निकालने के आप पैसे खर्चा करो। तो हम क्या करते हैं कि वो डाल के तुरंत इसको डाल देते हैं। ये क्या होती है, नाइट्रोजन बेस्ड क्रॉप होती है। नाइट्रोजन बेस्ड क्रॉप का मतलब ये है कि ये बहुत फास्ट ग्रो करती है, ठीक है। और इसको हम डालते कब हैं? खरपतवार आने के पहले विपरीत समय में डालते हैं। खरपतवार आने का सही समय क्या होता है? जून जुलाई का महीना। आप अभी कितना भी खेतों में पानी ऐसे डाल दो, या पहाड़ों पे, जंगलों पे, या ऐसी जगह जहां पर खेती नहीं हो रही है, खूब पानी बहा दो, कोई घास नहीं होगी। और पानी अगर बारिश का जून के महीने का पहली दूसरी बारिश गिरी और दूसरी बारिश में धरती पे हरियाली, क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल में 70% नाइट्रोजन होती है, और ये नाइट्रोजन जब बारिश का पानी गिरता है ना,
तो उस पानी के साथ में गैस के रूप में होती है लिक्विड फॉर्म में, वो जाके नीचे दबती है, गिरती है, और नाइट्रोजन ही खरपतवार को उगने के लिए सबसे बेटर डाइट है। और जैसे ही नाइट्रोजन मिली वो तुरंत से भक्क से निकल के आया खरपतवार। ठीक है, अब होता क्या है, उसी समय पे हम अपनी फसल लगाने बैठे होते हैं, तो कंपटीशन हो जाता है ना। आपकी फसल उतनी तेजी से नहीं ग्रो करेगी जितनी तेजी से वो ग्रो कर जाएगा, क्योंकि उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट है और आपकी फसल को उतना फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है। बात आ रही ना समझ में? तो क्या होता है, वो हावी हो जाता है, हमारी फसल कमजोर हो जाती है। और हम क्या करते हैं, समय का चुनाव अलग कर देते हैं। समय का चुनाव हमने कर दिया फरवरी। अब फरवरी में जो है ना, उसको फेवरेबल कंडीशन तो है नहीं साहब खरपतवार को उगने को, और ये भी नाइट्रोजन बेस्ड क्रॉप है, तो उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं है, और हम इसको बो के पानी दे देते हैं, ये उगाती है, वो रह जाता है, और वो रह गया तो फिर वो रह ही जाता है। ठीक है, क्योंकि फरवरी में ये लगेगी तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक ये चलेगी। जुलाई के बाद यहाँ पर अदरक या हल्दी जो नीचे की क्रॉप बोएंगे, वो इतना डेंसिटी मेंटेन कर लेगी, उसकी हिम्मत नहीं है निकलने की, फिर तो खरपतवार निकलते ही नहीं है। सो खरपतवार का जो खर्चा है वो पूरा का पूरा हमने सेव कर लिया, तो वीड्स का हमारा खर्चा बच गया। दूसरा फायदा क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकली, ये पत्तियां आपस में सट गई ना, तो सनलाइट पहले तो ऊपर पड़ रही है, 50% ऊपर ही फिल्टर हो गई है ना, आधी धूप आ रही। अब आधी धूप इस पत्ती पे, इस पत्ती पे, इस पत्ती पे पड़ रही है, मिट्टी पे मिट्टी पे जो है ना, कि सूरज की किरण पड़ ही नहीं पा रही। और सूरज की किरण अगर मिट्टी पे नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, पानी वाष्पीकरण नहीं होगा। पानी का वाष्पीकरण रुक जाएगा, और उसको उलट के कहें तो पानी कम लगेगा, या कम पानी में ज्यादा फसलें उग जाएंगी। तो ऐसे करके 70 से 80% पानी को हम एवापरेट होने से रोक लेते हैं, और 70 से 80% पानी को वाष्पीकृत होने से रोकने का मतलब है 30% पानी में 4 फसलें उगाना। इसका मतलब ये है कि एक फसल को कुछ 7-8 लीटर पानी का खर्चा करना, और इसका मतलब ये है कि 93 लीटर पानी एक फसल के लिए बचाना। अगर आप 100 लीटर पानी खर्चा करके एक फसल को उगा रहे हैं, तो हम केवल 7 लीटर पानी खर्चा करके एक फसल को उगा रहे हैं। इतना बड़ा फायदा हो रहा है। तो उधर तो हम रिचार्ज करने की भी बात कर रहे थे 30 लाख लीटर, और इधर हम कह रहे हैं कि 7 लीटर में काम हो जाएगा। मतलब दोनों दिशा में काम कर रहे हैं, पानी को रिचार्ज करने में भी, एफडी जो हमने खर्चा की है उसको रिफिल भी कर रहे हैं, और दूसरा हम अपने खर्चे को भी कम कर रहे हैं। दोनों दिशा में काम हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा धीरे धीरे करके इन्वायरमेंटल बहुत बेस सेट हो जाएगा। ठीक है, 2 फायदे हो गए। तीसरा फायदा ये होता है, जैसे हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं, भोजन, पानी और हवा। इसके बगैर आप रत्ती भर भी नहीं रह सकते। आपसे आपके जेब में रखे पैसे को छीन लिया जाए, आपके बैंक में रखे पैसे को उड़ा दिया जाए, आपके घर को जो है ना किसी के नाम कर दिया जाए धोखे से, मान लो, अभी ऐसे नहीं होने वाला पर मान लो, ठीक है, और आपसे मोबाइल छीन लिया जाए, सब कुछ छीन लिया जाए, अब आपके पास कुछ नहीं बचा, केवल आप सिंगल व्यक्ति हैं, तब भी इस धरती पे आप जिंदा रहेंगे, क्योंकि आपको हवा मिल रही है, ठीक है, पानी मिल रहा है और भोजन मिल रहा है। और जितनी चीजें अभी आपसे छीनी थी ना, उसको मल्टीप्लाई कर लो आप 100 में, 200 में, जितनी मर्जी हो, क्योंकि मिलने वाला तो है नहीं, तो कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 में कर लो, 1000 में कर लो, उतना दे दिया, और पानी, हवा और भोजन नहीं दिया, क्या होगा? एक दिन में निपट लोगे, ठीक है कि नहीं? एक दिन में ही निपट लोगे, क्योंकि हवा तो 3 मिनट में मिलेगी तो निपट लोगे। ठीक है, पानी और भोजन तो ठीक है साहब, 1-2 दिन चला लेंगे ठीक है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब ये है, भोजन, हवा और पानी ही जीवन का मूल अस्तित्व है, बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं इस संसार में। ठीक है, तो ऐसे ही पौधों के जीवन के लिए भी, इसलिए तो ये संपत्ति नहीं जोड़ते, पर हमारे जैसे खुश रहते हैं, हमसे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि इनको जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए वो मिल रही हैं। हमको जो जिंदा रहने के लिए चीजें चाहिए वो तो मिल रही हैं, लेकिन हम दुनिया भर की और चीजों को बटोरने में लगे हैं, इसलिए हमारे पास दुख है, इनके पास दुख नहीं है, समझ रहे ना? लेकिन ये भी जीवन जी रहे हैं, हम भी जीवन जी रहे हैं। इनकी उम्र 60 दिन होती है, हमारी 60 साल होती है, अंतर ज्यादा कुछ नहीं है। लिविंग का एक ही बेस है, भोजन, पानी, हवा, सबको यही 3 चीज चाहिए जीने के लिए। अब इनको भी चाहिए। अब ये क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी पड़ती है, इससे भोजन ये बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन्होंने कर लिया, लेकिन पानी आपने दे दिया तो 2 चीजें हो गई, भोजन बन गया, पानी मिल गया। अब हवा, तो हवा के लिए तो भाई संसार सबके लिए ओपन है, लेकिन सबकी नाक अलग अलग जगह पर है। कीड़ों की नाक अलग होती है, सांप की नाक अलग होती है, केंचुए की नाक अलग होती है, पेड़ पौधों की भी नाक होती है, पर इनकी नाक जो है ना पूरे पेड़ में नहीं होती है। इतना बड़ा पेड़ खड़ा पर इसकी नाक जड़ों में है,
मतलब ये सांस की जो प्रक्रिया करते हैं, श्वसन की जो प्रक्रिया करते हैं पौधे, वो जड़ों से करते हैं, और जड़ें मिट्टी के अंदर होती है। और मिट्टी के अंदर जड़ का मतलब ये है कि मिट्टी में हवा जाएगी तभी वो सांस लेंगे, और मिट्टी में हवा इसलिए नहीं जा पाती है क्योंकि हम जो है ना केमिकल डाल के मिट्टी को कड़क बना दिए, तो बॉन्डेड हो गई सॉइल, बॉन्डेड हो गई तो एरिएशन नहीं हो रहा, तो पौधे को खूब खाद डालने के बाद भी ग्रोथ नहीं आ रही। ठीक है कि नहीं। अब इस मेथड में क्या होता है कि हमने देखो मान के चलो इतने सारे सीड बो दिए, तो इतने सारे सीड्स में हम क्या करेंगे, जो पहले बड़ा हो जाएगा उसको जड़ समेत उखाड़ देंगे, और अगर इसको जड़ समेत नहीं उखाड़ेंगे तो फिर क्या होगा, ये बहुत अपना अपना कब्जा कर लेंगे, फिर अदरक को नहीं जगह देंगे अपनी निकलने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको जड़ समेत थोड़ा थोड़ा करके निकाल के धो के बेचते रहते हैं, तो पैसे भी आते रहते हैं, जगह भी साफ होती रहती है, और इसकी जड़ें अदरक की जड़ों तक टच नहीं हो पाती हैं, और जैसे ही हमने पेड़ निकाला तो मिट्टी उखड़ जाती है, और मिट्टी उखड़ती है तो पोरोसिटी हर बार हो जाती है। तो निदाई गुड़ाई का खर्चा जो 20,000 रुपये हर साल किसान करता है, वो हमारा निदाई गुड़ाई का खर्चा भी बच जाता है। तो निदाई गुड़ाई का खर्चा बच गया, सूरज की रोशनी के कारण पानी रुक गया, पानी की बचत हो गई, और खरपतवार नहीं हुआ। 3 बड़े फायदे हो गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो बनाया था हमने, ढांचा बनाया था, इस ढांचे के ऊपर ये लता वाली फसल को लगा देते हैं। ये लता वाली फसल जो है ना छोटी पत्ती की होती है, और ये पूरी जाके ऊपर शेड करके फैल जाती है। तो ग्राउंड फ्लोर मिल गया हमारी कंद वाली फसल को, फर्स्ट फ्लोर मिल गया हमारी पत्ती वाली सब्जी को, सेकंड फ्लोर हमारा मिल जाता है ये लता वाली फसल को, और थर्ड फ्लोर हमारा मिल जाता है पपीते, सहजन या इस तरह की कोई भी एक फ्रूट क्रॉप को। ठीक है, तो ऐसे करके 4 फसलें आप एक ही जगह पर उगाते हैं। इसमें 5 भी उगा सकते हैं, और 5 के लिए यहाँ पे एक वायर बांधते हैं बैम्बू में स्टार्टिंग में, और आखिरी तक बांधते जाते हैं, फिर यहाँ पे बांधते हैं, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे 4 स्टेप में यहाँ पे 1-1 फीट पर वायर बांध के और एक दूसरे से बांध के ले जाते हैं। तो ये जो गैप है, इस गैप में एक फसल और उगा लेते हैं हम, और इसमें हम लता वाली कोई भी एक फसल, जैसे लौकी हो गई, करेला हो गया, इस तरह की एक फसल की लताओं को हम उस पे लगा देते हैं, बड़े पत्ते वाली। तो ऐसे करके 5 क्रॉप भी एक साथ एक जमीन पे हो सकती हैं, और सबका फ्लोर अलग अलग होता है। कंद वाली का पत्ती, जो पत्ती वाली सब्जी होती है उसकी जड़ें ऊपर से 2 इंच की गहराई तक होती हैं, जो कंद वाली होती है उसकी 2 इंच से लेकर 9 इंच तक होती हैं, जो ये लता वाली होती है इसकी 2 फीट गहराई तक होती हैं, और जो पपीता या सहजन या इस तरह की जो फ्रूट क्रॉप होती है उनकी 2.5-3 फीट तक होती हैं। तो 2.5-3 फीट पर जो खाना पानी है वो हमारी सबसे ऊपर ग्रो करने वाली फसल को मिलता है, जो थोड़ा उसके और ऊपर फसल है उसको खाना पानी ये देता है, फिर उसके और जो ऊपर खाना पानी पड़ा है वो हमारी कंद वाली फसल को मिलता है, और जो बिल्कुल एकदम सरफेस पे पड़ा है वो हमारी पत्ती वाली सब्जी को मिल जाता है। ऐसे करके चारों स्तर पर पड़े खाद पानी का 100% यूटिलाइजेशन होता है, और खरपतवार नहीं हुआ, पानी की बचत हो गई, निराई गुड़ाई का खर्चा बच गया, कीड़े काफ़ी कम लगते हैं क्योंकि बाहर के कीड़े इस दीवार की वजह से नहीं आ पाते हैं, और अंदर कीड़े इसलिए नहीं पैदा हो पाते हैं क्योंकि खरपतवार नहीं होता है। खरपतवार होते हैं तो कीड़े पैदा होते हैं, जहाँ बुराई होती है वहीं पर, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहीं पर बुराई होती है। सही है कि नहीं, और बुरे लोग नहीं तो बुराई नहीं, ऐसे खरपतवार नहीं तो कीड़े नहीं, तो खरपतवार से ही कीड़े हमारे खेतों में लगते हैं। सो ये हमें चीज़ों का ध्यान रखना, और ये करके हम फिर बेमौसम भी सब्जियों को उगा सकते हैं। तो ये इस मॉडल की खासियत है कि खर्चे वो कई जगह से कम कर देती है, और विंड के प्रेशर को रोकने में भी ये सक्षम है। तेज़ धूप हवा की लपट चल जाए, तेज़ ठंडी हवा चल जाए, ये सब दीवार आपके रोक लेगी, और फिर जो है तेज़ ठंडी पड़ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेज़ गर्मी पड़ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेज़ हवा चलने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप इसमें सब्जी को क्वालिटी बेस्ड तरीके से उगा सकते हैं, मतलब बहुत बेहतरीन क्वालिटी उगा सकते हैं। अभी देखो आप, मैंने आपको जो कल अभी सुबह बता रहे थे ना हम कि बाहर लोगों की फसलों में पाला लग गया है, अभी आप देखो ये पत्ती वाली सब्जी है, ये इतनी नाजुक फसल है, ये इतनी नाजुक फसल है, ये नोनिया की साख है, ये सबसे मतलब पत्ती वाली सब्जियों में सबसे नाजुक क्रॉप बोली जाती है, इसको नोनिया बोलते हैं। ये जो है ना इतनी नाजुक होती है, मतलब आप देखो ये इतनी नाजुक होती है, अगर हमने इसको इतनी जोर से उखाड़ दिया ना तो ये लटक गई इतने में, इतनी नाजुक है, और इसको आप जोर से पकड़ लो ना ऐसे, देखो इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट कि मतलब आप अगर इसको पकड़ भी लोगे ना तो ये स्क्रैच आ जाते हैं इतने में। देखो ये पानी निकल गया उसके अंदर का, तब भी ये नहीं निपटी, आप सोच के देखो, तब भी नहीं निपटी है। तो इतनी पोटेंशियल है इस मॉडल की। ठीक है, बाजू में आलू लगा है, इसमें कोई पाला नहीं है, उसके बाजू में मेथी लगी है, धनिया लगी है, उसके बाजू में और मेथी लगी है, प्याज लगी है, लहसुन लगा,
कोई पाले का असर नहीं है, आप प्रॉपर विजिट करके देख सकते हैं। आलू के साथ हमने और कुछ हो सकते हैं आलू खाली? नहीं नहीं, वो इस समय बो सकते हैं, अलग अलग टाइम का अलग अलग फसलों के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। जैसे जब हम फरवरी में बोएंगे ना, तो फरवरी में 4 फसलें एक साथ में लगेंगी। ये टाइम पे आपकी केवल 2 फसलें होंगी, एक लता वाली फसल, वो भी बहुत मुश्किल, लता वाली तो खत्म हो जाती है ये टाइम पे, नवंबर लास्ट तक फलती है बहुत मैक्सिमम, ये तो दिसंबर चल रहा है, तो ये नवंबर में खत्म हो जाती है, फिर 3 महीने ये नहीं रहेगी। तो पहले नंबर 4 फसलों का एक साथ में सेटअप होता मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है। फिर ये पत्ती वाली सब्जी चलती जुलाई तक ये पूरी निकल गई, फिर अदरक कंद वाली फसल ऊपर आ गई पूरी, और ये लता वाली चलेगी, फिर पपाया चलेगा, या जो भी आप ऊपर फसल लगाओगे वो चलेगा। सो इस तरह से अलग अलग टाइम पर अलग अलग फसलें चलती रहती हैं। अभी इसमें अदरक लगा था हमने, अदरक वदरक निकाल के ये शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लगा दी, ताकि हमारी फरवरी तक जगह खाली हो जाए, ताकि हम फिर से 4 क्रॉप का सेटअप एक साथ में कर सकें, ठीक है। तो अभी ये ठीक है, पत्तियां भाजी अब हमें चाहिए ही पड़ती हैं, चूँकि होम डिलीवरी का पैटर्न पे काम करते हैं, तो उसमें चीज़ें चाहिए पड़ती हैं। तो बराबर कोई में धनिया लगाते हैं, कोई में मेथी लगाते हैं, कोई में पालक लगाते हैं, कोई में लाल साग, नोनिया साग, ऐसे करके लगा देते हैं। तो अभी ये सब 3 महीने में खाली हो जाएगा। नोनिया जैसे पालक और ये। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। अभी जो है ना, आप थोड़ा सा नज़र मारिए, ये बेड देखिए गौर से, जहाँ पर डेंसिटी में हमारी ये पत्ती वाली सब्जी है, वहाँ पर कोई वीड्स का असर नहीं है। आप उस बेड को देखेंगे और उसके उस तरफ वाले बेड्स को देखेंगे, वहाँ पर कोई डेंसिटी नहीं है, तो आप घास का परसेंटेज देख लीजिए वहाँ पर, ठीक है, जबकि कोई अलग से कोई प्रोटोकॉल सेट नहीं किया गया। तो ये फर्क पड़ता है, डेंसिटी का फर्क पड़ता है। आप या तो अपनी फसल उगा लो, और या तो अपनी घास उगा लो, ये आपको तय करना कि आपको क्या और कितना उगाना है। अब होता क्या है, हम लोग सिंगल क्रॉपिंग जब पैटर्न पे काम करते हैं, तो उसके साथ में अब जैसे कोई लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है, जैसे अदरक हुआ, हल्दी हुआ, या पपाया हुआ, सहजन हुआ, लता वाली फसल हुई, ये क्या है, थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है, इनको मिनिमम 6 मंथ का पूरा लाइफ साइकिल है। तो ये क्या करते हैं, जैसे किसी का 6 महीने का लाइफ है, तो 2 महीने का बचपन होगा, 2 महीने का इनका युवा अवस्था होगा, और 2 महीने का इनका बुढ़ापा होगा। और अगर मान के चलो कोई 2 ही महीने की फसल है, तो साहब उसका 20 दिन का बचपन है, और 20 दिन का युवा अवस्था, और 20 दिन का बुढ़ापा है। तो हमें क्या करना होता है कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ में एक शॉर्ट ड्यूरेशन को लगाना होता है। जैसे अदरक 9 मंथ का क्रॉप है या 8 मंथ का क्रॉप है, तो उसके साथ में हमें कोई 3 मंथ का क्रॉप लगाना पड़ेगा, ताकि वो 20 दिन के बाद जमीन का सरफेस कवर करे, क्योंकि अदरक तो कवर करेगा आपका 2 महीने के बाद, ठीक है। बचपन जब निकलेगा तभी तो भाई कवर कर पाएगा, युवा अवस्था आते आते जो है ना कवर होना चाहिए। तो अब वो टाइमिंग क्या है, अगर वो 9 महीने की क्रॉप है तो 3 महीने में कवर कर पाएगा वो, और इधर 3 महीने वाली क्रॉप को अगर लगा दिया तो 20 दिन में कवर कर लेगी। और अगर आपने कुछ नहीं लगाया तो 3 महीने बाद उसको कवर करने से पहले घास कवर कर लेगी, अपनी जगह कब्जा कर लेगी वो। ये है बस साइंस, और कुछ नहीं है, बहुत मोटा नहीं है, बहुत पतला पतला साइंस है। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इधर से ही आप सीधे इसी रो में चलेंगे, और फिर हम राइट टर्न करके सर, एक वापस छोटा सा सवाल था। हाँ। सर आप बोले यहाँ पे एक हम लोग 3 हाँ, वायर, एक लेयर और कर सकते सर हैं। वो लौकी अपन उसी टाइम पे लगाए हैं, हाँ। तो उसके जो पत्ते तो बड़े होते हैं, तो वो तो जब कुछ इकट्ठे पत्तों को हम फैलते लोग तोड़ते जाते हैं और वो लगाते हैं फरवरी में। फरवरी में लगाएंगे तो मार्च अप्रैल मई जून की गर्मी जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सो उतने में कोई फर्क नहीं पड़ता ओवरऑल। हैं। और दूसरा ये जो लौकी का पेड़ तो वो पकड़ पकड़ के चढ़ते जाता है, तो क्या वो ऊपर नहीं पहुँचता? नहीं नहीं, पहुंचता है, पर आपको इसी जगह पे उसको बार बार लपेटना पड़ेगा। अगर वो ऊपर जा रहा तो उसको रोकना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ये भाई आप ये लौकी तोड़ रहे हैं, या सॉरी ऊपर वाली कोई सब्जी तोड़ रहे हैं, तो ठीक है, बेल कोई जा रही तो देख के फटाक से कर दो, यही तो काम है आपका, यही तो करना पड़ेगा, है ना। 8 घंटे करेंगे क्या होगा। अच्छा सर, इसमें 3G कटिंग किया गया वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कोई हरकत नहीं है, ठीक है। चलिए।